हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और आशा करती हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है हाई कोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास भी हाई कोर्ट से रिलेटेड थी और फर्स्ट क्लास थी उच्च न्यायालय की। कुछ एक आर्टिकल हुए थे और कुछ एक आर्टिकल रह गए जो आज की क्लास में सबमिट करवाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपन पढ़ रहे थे शपथ के बारे में कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, किन्हें? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को। अपन ने पढ़ा किसके बारे में? नियुक्ति के बारे में कि नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, जो अन्य न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश हैं। किस प्रकार से इनका चयन किया जाता है? तो कल पढ़ा था कोलेजियम सिस्टम, यानी कोलेजियम जो प्रणाली है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा कि कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है टाइटल के साथ प्लेलिस्ट में उसकी क्लास रखी गई है। आप कोलेजियम व्यवस्था पढ़ सकते हो, उसमें कि कोलेजियम व्यवस्था होती क्या है। बीच में इसे बंद कर दिया गया था जो कोलेजियम व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन अभी ऑन टाइम कोलेजियम व्यवस्था से ही सब प्रक्रियाएं होती हैं न्यायाधीशों से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यायाधीशों से रिलेटेड टॉपिक जो कि न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ओके, महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है? जैसे कि मुख्य न्यायाधीश के समान, जैसे कि राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज जॉइन अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, क्लास को स्टार्ट करें। उच्च न्यायालय अपना टॉपिक चल रहा था। उच्च न्यायालय आर्टिकल्स की बात करें 214 से 231, ठीक है। फिर बाद में अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं 233 से 237 तक, वो अपन कभी नहीं पढ़ने। 214 से 231 प्रॉपर राज्य सरकार की बात करें तो उच्च न्यायालय में भाग नंबर 6 214 से 231 नंबर आर्टिकल में और 214 नंबर आर्टिकल में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, ठीक है। यानी हाई कोर्ट के प्रावधान का उल्लेख मिलता है। वहीं आर्टिकल 216 की बात करें, 215 नहीं 216 सीधा, तो वहां गठन का उल्लेख मिलता है कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे, हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार किया जाएगा। ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है, बच्चों के ज्यादातर जो डाउट आते हैं वो यही आते हैं कि आर्टिकल 214 और 216 में क्या है। तो क्लियर कट समझ में आ गई बातें। बीच में आ जाता है आर्टिकल 215 जिसमें अभिलेख न्यायालय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कल अपन ने सारे आर्टिकल्स देख लिए थे, लगभग आर्टिकल 219 तक अपने क्लियर कर लिए थे। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं आपके। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और जो महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है और संसद के सदन क्या किसी भी सदन में रख सकते हैं इस प्रस्ताव को, यानी न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में बात करें तो क्या देखिए क्या रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं। आर्टिकल 217 तक अपन ने क्लियर कर लिए थे अगर आपको याद हो तो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में, ठीक है। आर्टिकल 217 से रिलेटेड है। मैंने आधार बताए थे सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ठीक है। राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति किस प्रकार हटाएगा? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ओके, ऐसे नहीं लिखा गया कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। आधार क्या है? सिद्ध कदाचार व असमर्थता, ठीक है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता अपन अभी बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्हें हटाया जाता है। पहले बात कर ले संसद की थोड़ी, क्योंकि संसद में ही इसे रखा जाएगा, यानी संसद के किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो वो सारी प्रोसेस समझते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो क्या प्रोसेस रहती है?
मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उसके संदर्भ में संसद, ये मामला फिर संसद में जाएगा हटाने से संबंधित। संसद के दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। कल ये बीच में रह गया था, समझाया नहीं था, टाइम हो गया था। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्ताव यानी हटाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जा सकता है। ओके, ये बात मैंने बीच में लिखी थी कि जरूरी नहीं कि लोकसभा में पहले रखा जाए और राज्यसभा में पहले रखा जाए, तो पहले कहीं भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में पहले रखा गया तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, ठीक है, 100 हस्ताक्षर, 100 सदस्य लोकसभा के। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के 50 सदस्य साइन करेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। फिर क्या होगा कि सभापति इसे स्वीकार भी कर सकता है, सभापति या अध्यक्ष। यहाँ तो होगा सभापति यानी उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और यहाँ होता है अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति क्या कर सकता है, किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा इसे स्वीकार या अस्वीकार भी किया जा सकता है। और इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हटाया जाएगा। ओके, अध्यक्ष या सभापति से स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। अस्वीकार, लोकसभा से 100 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तब आगे जाके पारित होगा, और राज्यसभा से 50 सदस्य। फिर स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, वो अध्यक्ष और सभापति पे डिपेंड करता है कि वो इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ठीक है। अस्वीकार करे तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वीकार करे तो आगे क्या प्रोसेस रहती है। देखिए कि अगर यहाँ से पारित हो जाता है 100 सदस्य ये और 50 सदस्य ये, पहले जैसे लोकसभा में, फिर लोकसभा भेजेगा राज्यसभा को, फिर राज्यसभा 50 सदस्य से इसे पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के पास बाद में जाएंगे, ठीक है, लास्ट में। उससे पहले क्या होता है देखिए, फिर एक समिति का गठन किया जाता है। किसका, एक समिति का गठन किया जाता है। वो होती है जांच समिति। समिति का गठन किया जाता है, इसमें कौन शामिल होता है, एक तो होता है जो जांच की जाती है कि ये जो हटाने का प्रावधान लेके आए हैं वो सही है या गलत है, या फिर बेचारे को ऐसे ही हटा रहे हैं, तो वो जांच करेगी समिति। और उसमें कौन शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का सीजे चीफ जस्टिस, क्लियर है, हाई कोर्ट, और एक पारंगत विधिवेता यानी कानून का जानकार विधिवेता, ये तीनों इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीजे यानी हाई कोर्ट का सीजे यानी चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, पारंगत विधिवेता यानी जो कानून का जानकार है। समिति जांच करेगी, अगर जांच सही पाई जाती है आगे, मतलब हाँ आगे ये प्रोसेस की जाती है कि आगे इस प्रोसेस को बढ़ाया जाए। फिर क्या देते हैं, फिर लोकसभा में या फिर किसी भी सदन में वापस आता है ये जो प्रस्ताव है ये वापस आता है, फिर 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से, दो तिहाई बहुमत से इसे क्या करना होता है, पारित करना होता है। अगर 2/3 बहुमत बन जाता है तब ये पारित हो जाता है, फिर जाता है ये राष्ट्रपति के पास।
किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ऑल इज क्लियर? दो तिहाई बहुमत क्लियर है? राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति क्या करता है? अंतिम रूप से साइन कर दे तो पद से हटना होता है किसे? ये आदेश देते हैं, फिर राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जाता है पद से हटाने के लिए। ये प्रोसेस रहती है पद से हटाना हो किसे? न्यायाधीशों को। न्यायाधीशों को पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति हटाते हैं। किस प्रकार से? महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। सिद्ध कदाचार, असमर्थता। ओके स्टूडेंट्स, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। और इस क्लियर लास्ट में 2 तिहाई बहुमत, उससे पहले 100 सदस्य लोकसभा से और 50 सदस्य राज्यसभा से क्या करने चाहिए? साइन करने चाहिए कि हाँ हम सहमत हैं, प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर स्वीकार अस्वीकार की बात की हमने, फिर जांच समिति, फिर ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ती है और लोकसभा या राज्यसभा से 2 तिहाई बहुमत से इसे पारित किया जाता है। फिर अंतिम रूप से ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो काफी जटिल प्रक्रिया रहती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 आर्टिकल 219 के तहत क्या लिखा गया है? शपथ के बारे में। शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के सीजे और अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, राज्यपाल दिलाते हैं अन्य न्यायाधीशों और चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के, और इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी क्या दिला सकता है? शपथ दिला सकता है। क्लियर है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और बात है हटाने की तो भी कौन शामिल होता है इसमें? राष्ट्रपति शामिल होता है। लेकिन बात आए शपथ की तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऑल इज क्लियर? देखिए आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 विधि व्यवसाय पर रोक। ठीक है, विधि व्यवसाय पर रोक। यानी जो सदस्य, यानी जो न्यायाधीश, सदस्य यानी न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में कार्यरत है ऑन टाइम, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? विधि व्यवसाय कहीं यानी अन्य कहीं विधि व्यवसाय यानी कानून संबंधी या फिर केस वगैरह नहीं लड़ेगा। किसे छोड़कर? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो केस मुकदमे हैं उन्हें छोड़कर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, किसी भी न्यायालय के लिए क्या नहीं लड़ेगा? केस नहीं लड़ेगा। ऑल इज क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल 219 नंबर आर्टिकल की अपन ने बात की कि शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल 220 की अपन ने बात की विधि व्यवसाय की, विधि व्यवसाय पे रोक लगाई गई है। क्लियर है? विधि व्यवसाय
व्यवसाय पर किस प्रकार की कोई व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थायी पद धारण किया हुआ है, ठीक है, और अन्य हाई कोर्ट के सिवाय या भारत के सुप्रीम कोर्ट के सिवाय वो कहीं भी अपना पद धारण नहीं कर सकता, यानी उसके लिए कार्य करेगा, इसके अलावा कहीं नहीं करेगा। क्लियर है? नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थायी पद धारण किया हुआ है तो अन्य हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय हेतु व्यवसाय नहीं करेगा। विधि व्यवसाय, ध्यान रहे, विधि व्यवसाय नहीं करेगा। क्लियर है? विधि व्यवसाय पे रोक आर्टिकल 220, आर्टिकल 221 में है वेतन और भत्ते। क्लियर है? वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? अगर बात करें वेतन की तो वेतन राज्य की संचित निधि से, अगर बात करें भत्तों की और पेंशन की तो वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्लियर है? और 2,50,000 है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, 2,25,000 है किसके? अन्य न्यायाधीशों के। जल्दी से लिख लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। शपथ की अपन ने बात की, हाई कोर्ट के सीजे और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। क्लियर है? 220 में अपन ने बात की विधि व्यवसाय पे रोक। क्लियर? अब देखिए आर्टिकल 221, आर्टिकल 221 आर्टिकल 221 में वेतन और भत्ते न्यायाधीशों के 221 सीजे यानी चीफ जस्टिस, जिस भी राज्य का चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश, यानी जोधपुर की अपनी बात करें, ठीक है, जहां प्रधान पीठ अपने हाई कोर्ट जहां बना हुआ है, चीफ जस्टिस व अन्य न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का उल्लेख। मुख्य न्यायाधीश का कितना है? 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000। ठीक है, राज्य की संचित निधि से और भत्ते भी राज्य की संचित निधि नोट लगा के लिखिए। पेंशन, जो पेंशन दी जाती है यानी वेतन की 50% दी जाती है, ठीक है, 1,25,000 हो गई ना,
मुख्य न्यायाधीश की जो पेंशन मिलेगी, जो पेंशन है वो वेतन का 50%। भारत की संचित निधि यानी केंद्र की, भारत भी नाम आता है, केंद्र की संचित निधि से ओके। चीफ जस्टिस सीजे का मतलब यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 221 में। मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, अन्य न्यायाधीश 2,25,000, 25,000 का अंतर है। राज्य की संचित निधि से जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से, और भत्ते भी राज्य की संचित निधि से, यानी जो भी इनको ऐशो आराम मिलती है, गाड़ी वगैरह, जो भी राज्य की संचित निधि। लेकिन जो पेंशन मिलती है, ठीक है, वो वेतन का 50% भारत या केंद्र की संचित निधि से इन्हें क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। किन्हें, जो अपने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है उन्हें। क्लियर है। अब बात करें आर्टिकल 222 की, अगर किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीशों का ट्रांसफर करना हो किसी अलग न्यायालय में यानी दूसरे न्यायालय में, तो वो कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। उसके बारे में लिखते हैं आर्टिकल 222 में उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर भी किया जा सकता है दूसरे न्यायालय में, ठीक है, या दूसरे हाई कोर्ट में। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 222 न्यायाधीशों का ट्रांसफर या स्थानांतरण। ओके, देखिए न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अन्य न्यायालय में किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा। और लास्ट में नोट लगा के लिखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा ही न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना या घटाना है वो राष्ट्रपति ही तय करते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में संसद तय करती है कि कितने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बात आई अपनी हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की संदर्भ में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो इनकी संख्या में कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। वृद्धि करनी हो तो राष्ट्रपति के द्वारा, और संसद को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वृद्धि को लेके, ठीक है। अब आर्टिकल 223, आर्टिकल 223 में क्या लिखा गया है, कार्यवाहक या कार्यकारी। आर्टिकल 223 कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा क्यों की जाती है कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को? ऑब्वियस सी बात है, कार्यवाहक तो बहुत बार पढ़ लिया, कार्यवाहक राज्यपाल, राष्ट्रपति, कार्यवाहक, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ ली।
ठीक है। कार्यवाहक यानी ये अनुपस्थित होगा या इनका पद रिक्त होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इस संदर्भ में कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। जब मुख्य न्यायाधीश क्या हो, अनुपस्थित या पद रिक्त, इसलिए वो अन्य सदस्यों में, जो अन्य क्या है, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 223, कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति द्वारा जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो क्या की जा सकती है, अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्लियर है। अब बात आई आर्टिकल 224 की, तो उसमें है कार्यकारी या अपर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर या अपर भी नाम यूज होता है, जो कार्यकारी अन्य न्यायाधीश है उनके लिए कार्यकारी न्यायाधीशों, ये है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब बात करें कार्यकारी न्यायाधीशों की जरूरत क्यों पड़ती है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए राजस्थान का अपना हाईकोर्ट है जोधपुर, मानना क्या है ये, ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। 50 पद हैं, 24 पद ऑन टाइम क्या है, रिक्त है, लेकिन कार्यभार अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, जो 24 पद हैं उनको भी क्या करना है, फिल करना पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा कि कार्यकारी या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, जल्द से जल्द, तो जल्दी से जल्दी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे ताकि कार्यभार है वो अच्छे से टैकल किया जा सके, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। और ज्यादा से ज्यादा हमने 2 वर्ष के लिए ही अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसी अन्य न्यायालय में किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों करते हैं और किसके द्वारा की जाती है, आर्टिकल 223 में लिखा गया है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। देखिए आर्टिकल 224, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिखना है। आर्टिकल 224, ठीक है, पहले एक तरह तो फिर आर्टिकल 225 करेंगे, जिसमें क्षेत्राधिकार लिखा गया है। हाई कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार या अधिकारिकता रहता है। ठीक है, ये अधिकारिकता क्या होती है वो भी आपको समझाएंगे। आर्टिकल 224 में है अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मशवरे से इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है, ठीक है, तो कार्यभार ज्यादा बढ़ जाए जिस वजह से की जाती है। किसके द्वारा,
राष्ट्रपति के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें अपनी, तो 50 है टोटल, 50 पद, 1 प्लस में 49, एक सीजे चीफ जस्टिस है और 49 अन्य न्यायाधीश है। अब देखिए कि 24 पद, 24 अभी भी रिक्त है, 24 पद रिक्त है, यानी ऑन टाइम 50 पद हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से खाली कितने पद हैं? 24 पद हैं। अगर कार्यभार ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, यानी कार्यभार बढ़ जाए, कार्यभार बढ़ जाए तो क्या किया जाएगा? इन 24 की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी? जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, तो क्या किया जाएगा? जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय से न्यायाधीशों, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अधीनस्थ न्यायालयों से अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, इनसे अपर न्यायाधीश की नियुक्ति इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आ गया? और जो अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए भाई, ठीक है, वो योग्यता भी रखी गई है कि चीफ जस्टिस बनने की योग्यता रखता हुआ आदमी, ठीक है, यानी 10 वर्ष उसका अनुभव, लगभग 10 वर्ष तक तो कार्य किया होना चाहिए, और वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर कार्यकारी, अपर यानी जो अधीनस्थ न्यायालय से क्या बन के आ रहे हैं? कार्यकारी न्यायाधीश, यानी इस पद को क्या कर रहे हैं? पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश वो 2 वर्ष तक ये नियुक्त किए जाते हैं, ये नियुक्ति होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, 2 वर्ष, ठीक है, वैसे टाइम 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों से, ध्यान रखना है, अधीनस्थ न्यायालयों से, क्लियर है? 24 पद रिक्त है, कार्यभार बढ़ जाए तो किस प्रकार से उनकी पूर्ति की जाती है, क्लियर है? राष्ट्रपति के द्वारा। अपर भी इन्हें कहा जाता है, कार्यकारी अपर एक ही बात है, वो अगर पिछले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 223 में था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, क्लियर है, और यह है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यभार बढ़ जाए और घट जाए तो उसके अकॉर्डिंग कम, और कार्यभार बढ़ता ही है तो ऑब्वियस सी बात है जो 24 पद रिक्त है इन्हें पूर्ण करना पड़ेगा। हमने राजस्थान का एग्जांपल लिया अपन ने कि ऑन टाइम 50 है, 1 प्लस 49, लेकिन उनमें से 24 पद रिक्त है, ठीक है, इनको छोड़ के इनमें से 49 में से 24 पद रिक्त है, एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, 49 में से 24 पद रिक्त है, उन्हें पूर्ति करनी पड़ेगी, कार्यभार बढ़ गया है तो अभी ऑन टाइम कार्यभार नहीं बढ़ा है तो इसलिए नहीं की गई। अगर कार्यभार ज्यादा आ जाए, केस वगैरह ज्यादा आ जाए तो क्या की जाती है? अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, 2 वर्ष के लिए की जाती है, ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 225 क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 225 क्षेत्राधिकार या अधिकारिता। क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या क्या है? जैसे दीवानी मामले पढ़ते हैं ना, प्रारंभिक मामले, दीवानी मामले, अपील न्यायालय, ऐसे, क्लियर है? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, इस चीज का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 225 में। इसे अभी मैं शॉर्ट नोट में करवा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल के साथ करेंगे, क्लियर है? जैसे लिख लीजिए प्रारंभिक मामले, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
और अपीलीय क्षेत्राधिकार। से न्याय दीवानी मामले वगैरह, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार होता है उसका मतलब ये है कि प्रारंभ में ही, मतलब एक ही केस को प्रारंभ में ही हाई कोर्ट में ही लगाया जा सकता है। क्लियर है। अपीलीय न्यायालय भी किस प्रकार से इसमें अपील की जा सकती है? अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी, ठीक है। यानी अपना जो केस है वो अधीनस्थ न्यायालय से सीधा हाई कोर्ट में भी लाया जा सकता है। उसमें एक शर्त है कि जो भी कोई क्वेश्चन है वो उसमें एक ऐसा प्रश्न होना चाहिए विधि से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, ठीक है। और यह किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से ज्यादा की सजा दी गई है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है तो सीधे हाई कोर्ट में, यानी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 7 वर्ष से ज्यादा की सजा सुना दी है तो वो हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपने आगे मुकदमे को बढ़ा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। क्लियर है। और बात करें प्रारंभिक की, यानी ये मूल ही क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक यानी जो प्रारंभ में, ठीक है, कोई केस को लेके, किसी केस को प्रारंभ में या मूल में इसे क्षेत्राधिकार रखा गया है, यानी कोई केस सीधा हाई कोर्ट में मिल जा सकता है, जैसे कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड याचिका दायर कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में अपन जा सकते हैं, वो हो गया इसका प्रारंभिक केस। क्लियर है। मूल अधिकारों से रिलेटेड। समझ में आ गया। और इसे डिटेल के साथ करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि फैक्चुअल डाटा कल की क्लास में आपको करवाया जाएगा। ओके, इसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। डिटेल अभी नहीं करवा रही हूँ, कल की क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि और भी आर्टिकल लगे हैं, वो आर्टिकल सबमिट करवाने जरूरी है, क्योंकि डिटेल से पहले आर्टिकल पूछे जाते हैं, मिलान वाले पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और उनमें क्या लिखा गया आर्टिकल्स में, इसलिए आर्टिकल करवाने जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल बनते हैं वही आर्टिकल करवा रही हूँ मैं। आर्टिकल 226 मोस्ट इंपोर्टेंट, रिट जारी करना, रिट जारी करने का अधिकार। हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का क्या है? राइट है। हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित अपन ने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय में भी। मूल अधिकारों के संदर्भ में, अधिकारों के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। हाई कोर्ट तो आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करता है, ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, वो रिट कौन कौन सी है वो आपको बता दूंगी मैं अभी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचा, ठीक है। इनके बारे में अपन जानेंगे, डिटेल के साथ करेंगे इन्हें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश किसे कहते हैं, प्रतिषेध क्या होता है, ओके, अधिकार प्रचा क्या होती है। क्लियर हो गई सारी बातें। आर्टिकल 26, आर्टिकल 226 लिखिए। जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी सशरीर प्रस्तुत करना, यानी न्यायालय में सशरीर न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटों के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से क्या करना, सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। परमादेश,
प्रतिषेध, उत्प्रेषण। वैसे सुप्रीम कोर्ट जब आपको करवाया था तब ये सारी चीजें मेरी करवाई हुई है, हालांकि आर्टिकल 32 करवाया था उसमें भी डिटेल करवाई हुई है, लेकिन प्रॉपर टॉपिक है इसलिए थोड़ा बताना पड़ रहा है, क्योंकि डिटेल पीछे की क्लासों में आप देख सकते हो इनकी सारों की डिटेल करवाई हुई है। अधिकार परीक्षा, माइनर से डिफरेंस भी है सब में। प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, सशरीर प्रस्तुत करना। शॉर्ट नोट में मीनिंग बता रही हूँ इनका, ठीक है, डिटेल करवाई हुई है। आदेश देना, अब आदेश किस प्रकार देंगे हम थोड़ा